जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैंने पाया कि इस बार मेरा पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक जहरीले सांप के रूप में हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मुझे किसी ने एक बड़े से शराब के मटके में डुबोकर रखा हुआ था, लेकिन उस मटके में सिर्फ मैं ही नहीं था। मेरे साथ एक सिकाड़ा, एक छिपकली, एक बिच्छू और एक कन खजूरा भी पड़े थे। एक नजर में ही समझ आ गया, कोई हमें मिलाकर मशहूर 5 जहरीले जीवों वाली औषधीय शराब बनाने वाला था। तभी अचानक मेरे पेट में जोरों की भूख उठी। पहले तो मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो मैंने मन ही मन सोचा, जब बाहर निकल ही नहीं सकता तो क्यों ना पहले पेट भर लिया जाए। ये सोचते ही मैंने घिन को दबाया और एक ही झटके में उस बेचारे सिकाड़े को निगल गया। उसके बाद छिपकली, फिर बिच्छू और आखिर में कनखजूरे को भी बिना छोड़े पूरा साफ कर गया। जैसे ही वे सब मेरे पेट में पहुंचे, शरीर की सारी कमजोरी पल भर में गायब हो गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल मरे हुए सांप की तरह निश्चल होकर पड़ा रहा। वह मटके के पास आया और हैरानी से बड़बड़ाया, अरे इस शराब के मटके में सिर्फ एक जहरीला सांप ही क्यों बचा है? बाकी सारे जीव कहाँ गए? उसकी बात सुनकर भी मैं जरा सा नहीं हिला। कुछ पल तक उसने मुझे ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूँ तो उसने मटके का ढक्कन खोल दिया, लेकिन मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपना चेहरा पास किया, मैं बिजली की रफ्तार से मटके से बाहर निकला और सीधे उसके चेहरे पर जहरीले विष की एक तेज धार छोड़ दी। वह दर्द से चीखता हुआ अपना चेहरा पकड़कर घर की तरफ भाग गया। मैंने बिना एक पल रुके राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, दिन में बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, अंधेरा होने तक इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। मैं धीरे धीरे मटके से नीचे उतरा और पास के छोटे से जंगल की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा पीला कुत्ता मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से भौंकने लगा। मैं मन ही मन हंसा, तेरा मालिक तो अभी मेरे जहर से निपट रहा होगा और तू मेरे सामने बहादुरी दिखा रहा है। अगले ही पल मैंने सीधे उसके चेहरे पर जहर की एक तेज धार फेंक दी। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर तड़पने लगा। उसी समय घर के अंदर से आदमी की दर्द भरी चीखें और बाहर कुत्ते की कराहें गूंजने लगी। मुझे डर था कि कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे न हो जाएं, इसलिए मैं बिना एक पल रुके पास के जंगल में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। आखिर इतनी विशाल जहरीले सांप के खुले घूमने की खबर सुनकर कौन शांत बैठता। लगभग 10 मिनट बाद पूरे हथियारों से लैस 6 फायरमैन और उनके साथ 2 शिकारी कुत्ते मेरी तलाश में जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर मैंने तुरंत फैसला किया कि पहले किसी सुरक्षित जगह छिपना होगा। तभी मेरी नजर एक गुफा के छोटे से बिल पर पड़ी और मैं बिना देर किए उसके अंदर घुस गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि सांप बनने का एक फायदा भी है। घोर अंधेरा भी मेरी आंखों में दिन की तरह साफ दिखाई दे रहा था। करीब 4-5 मीटर अंदर जाने के बाद मुझे अपने जितना ही बड़ा एक और सांप दिखाई दिया। वह पूरी तरह कुंडली मारकर सोया हुआ था। लगता था अभी भी शीत निद्रा में है। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक शानदार योजना कौंध गई। वाह, खुद चलकर मेरा बलि का बकरा आ गया। भाई माफ करना, तेरी कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मैंने उसके गले पर जोरदार कांटा मारा और उतना ही जहर छोड़ा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाए। फिर उसे घसीटते हुए बिल के मुहाने तक ले आया और उसकी पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर छोड़ दिया। इसके बाद मैं फिर से गुफा के अंदर अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाहर से शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। अगले ही पल उनमें से एक कुत्ते ने उस बेहोश सांप को मुंह में दबोचा और बाहर खींच ले गया। बाहर खड़े फायरमैन खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, जहरीले सांप को कुत्ते ने मार गिराया। उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। जब यकीन हो गया कि वे सब जा चुके हैं, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन फिर भी मैंने अपनी सतर्कता जरा भी कम नहीं की। आखिर यह इंसानों की दुनिया थी। यहाँ एक छोटी सी गलती भी मेरी जान ले सकती थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि आधी रात होने तक यहीं छिपा रहूंगा। उसके बाद सीधे गहरे पहाड़ों और घने जंगलों की ओर निकल जाऊंगा। वहां पहुंचने के बाद कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिरकार रात हो गई। मैं निकलने ही वाला था कि तभी मेरे पेट में फिर से जोरों की भूख उठने लगी। मैंने सोचा, इतना लंबा सफर तय करने से पहले पेट भरना जरूरी है। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक मोटे चूहे पर पड़ी। उसे देखते ही मेरी भूख और भी बढ़ गई। मैं बिना आवाज किए धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। लगभग 3 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही मैंने अचानक अपने मुंह से जहर की तेज धार छोड़ी। चूहा कुछ पल तक तड़पता रहा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। उसे देखकर घिन तो बहुत आई, लेकिन मेरा खाली पेट बार बार याद दिला रहा था कि यह नखरे दिखाने का समय नहीं है। मैंने आंखें बंद की और पूरे चूहे को एक ही बार में निगल गया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी सी यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग। एक जीवित चूहे का सफलतापूर्वक भक्षण, आपको 4 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। मैं एक पल के लिए चौंक गया। तो सिर्फ जीवित शिकार खाने पर ही सिस्टम सक्रिय होता है। अब मुझे समझ आ गया कि शराब के मटके में खाए गए वे सारे जहरीले जीव सिर्फ भूख मिटा पाए थे, लेकिन सिस्टम को सक्रिय नहीं कर सके। रात अब पूरी तरह गहरा चुकी थी। मैंने बिना देर किए गहरे जंगल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। तभी अचानक सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी, क्या आप एक ऊर्जा अंक खर्च करके आसपास मौजूद सभी जीवित प्राणियों का पता लगाना चाहते हैं? मैंने एक पल भी नहीं सोचा। आखिर अगर रास्ते में किसी इंसान से टकरा गया तो फिर से मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैंने तुरंत आदेश दिया, हाँ शुरू करो। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। चारों तरफ लाल और नीले रंग की अनगिनत रोशनियां दिखाई देने लगी। हर रंग किसी अलग जीव का संकेत दे रहा था। तभी कुछ दूरी पर चमकता हुआ एक पीला बिंदु मेरी नजर में आया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर देखा तो वह एक चांदी जैसा चमकता जहरीला सांप था। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। वाह, यह तो किसी खजाने से कम नहीं। मैंने बिना कोई आवाज किए उसके पास पहुंचकर बिजली की रफ्तार से हमला किया और एक ही झटके में उसे पूरा निगल गया। इसके बाद मैं पूरे जंगल में पागलों की तरह शिकार करता रहा। जहां भी कोई सांप दिखाई था मैं बिना मौका दिए उसे निगल जाता। 3-4 घंटे लगातार शिकार करने के बाद मेरे पास कुल 400 ऊर्जा अंक जमा हो चुके थे। अब मेरे पेट की भूख भी पूरी तरह मिट चुकी थी। मैंने बिना देर किए उन 400 ऊर्जा अंकों को 40 विकास अंकों में बदल दिया। फिर एक एक करके अपनी 5 क्षमताओं को पूरी तरह बढ़ा
बढ़ा दिया। सारी क्षमताएं अधिकतम स्तर पर पहुंचते ही मैंने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के विकास का विकल्प चुन लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर किसी ने बीच से फाड़ दिया हो। हर हड्डी, हर मांसपेशी और हर नस में असहनीय दर्द दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी खाल जिंदा ही उधेड़ी जा रही हो। मैं दर्द से जमीन पर तड़पता रहा। लगभग 5 मिनट बाद वह भयानक पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी। जब सब शांत हुआ तो मैंने अपने शरीर की तरफ देखा। मैं पहले से कहीं ज्यादा लंबा, कहीं ज्यादा मोटा और कई गुना ताकतवर बन चुका था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर अपनी रफ्तार परखी। मेरी गति और सहन शक्ति पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। अगर पूरी ताकत से दौड़ूं तो अब मेरी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। मैं खुशी से आगे बढ़ ही रहा था कि सामने एक चौड़ी सड़क आ गई। मैंने चारों तरफ देखा और सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से मेरी तरफ आती दिखाई दी। मैं एक पल के लिए घबरा गया। अगर टक्कर लग गई तो सारी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी ताकत पैरों में झोंक दी और बिजली की तरह छलांग लगा दी। उस क्षण मेरी रफ्तार अपनी सीमा से भी आगे निकल गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उड़ने वाला सांप हवा को चीरता हुआ सड़क पार कर गया हो। कार के अंदर बैठी लड़की डर के मारे चीख पड़ी। अभी अभी सामने क्या निकला था? क्या वो सच में एक सांप था? आप था। उसने तुरंत कार रोकी और कांपते हाथों से डैश कैम की रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उसने बिना देर किए सीधे न्यूज चैनल की हॉटलाइन पर फोन मिला दिया। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। समाचारों में बताया गया कि एक बूढ़े आदमी को उस जहरीले सांप ने काट लिया था जो पिछले 3 साल से शराब के मटके में डूबा हुआ था। विशेषज्ञों की जांच में पता चला कि उसके जहर की ताकत सामान्य सांपों से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। इंटरनेट पर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक म्यूटेंट बन चुका है। इसी बीच कई लोगों ने सड़क पर एक अजीब सी विशाल उड़ती हुई सांप जैसी आकृति देखने का दावा भी किया। हाल ही में अलग अलग जगहों पर कई विचित्र और बदले हुए जानवर दिखाई दे रहे थे, इसलिए देखते ही देखते इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन इन सब खबरों से बेखबर मैं तब तक गहरे पहाड़ों के बीच पहुंच चुका था। मुझे अच्छी तरह पता था कि जब तक मेरे पास इंसानों से लड़ने लायक ताकत नहीं आ जाती तब तक छिपकर रहना ही सबसे समझदारी का फैसला होगा। कुछ देर बाद फिर से मेरे पेट में भूख उठी। मैंने तुरंत अपना रडार सिस्टम चालू किया। इस बार स्क्रीन पर एक साथ कई संकेत दिखाई दिए। सामने बह रही छोटी नदी के ऊपरी हिस्से में एक गुफा के भीतर सांपों का पूरा झुंड शीत निद्रा में सो रहा था। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंचा और फिर शुरू हुआ असली भोज। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं एक एक करके पूरे झुंड को निगलता चला गया। पूरे 3 घंटे बाद जब मैं बाहर निकला तब तक मेरे विकास अंक बढ़कर सीधे 90 तक पहुंच चुके थे। मैंने बिना समय गंवाए फिर से विकास शुरू कर दिया। अगले ही पल पहले से भी कई गुना भयानक दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां टूटकर दोबारा बन रही हों। दर्द खत्म होते ही सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक चौथे स्तर के जंगली जीव में विकसित हो चुका है। वर्तमान पशु आयु शेष 5 वर्ष। अगले बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद आपको अतिरिक्त 10 वर्ष की पशु आयु प्राप्त होगी। सिस्टम की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। मतलब अगर अगले 5 साल के अंदर मैं अगला बड़ा स्तर पार नहीं कर पाया तो मेरी उम्र यहीं खत्म हो जाएगी। यह सोचकर मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। अगली सुबह मैं आराम से धूप सेंकते हुए झपकी ले रहा था कि तभी अचानक पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी। एक भयंकर हत्या की भावना मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने बिना हिले डुले चुपके से रडार सिस्टम चालू किया। स्क्रीन पर ऊपर आसमान में एक तेज लाल बिंदु घूमता दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो वह एक भूखाबाज था जो लगातार मेरे ऊपर चक्कर काट रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी सांसें धीमी कर लीं और सोने का नाटक जारी रखा। मन ही मन मुस्कुराकर बोला, मुझे अपना शिकार समझ रहा है, आज तुझे पता चलेगा शिकारी कौन है और शिकार कौन। अगले ही पल वह बाज बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटा। जब वह बाज अपने नुकीले पंजों से मुझे दबोचने ही वाला था मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे उसके चेहरे पर जहरीले विष की एक तेज धार छोड़ दी। अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन पर जा चिपका। वह दुष्टबाज छूटकर भागना चाहता था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने पूरे शरीर से उसे कसकर जकड़ लिया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गईं। उसके मरते ही मैंने बिना देर किए उसे पंखों समेत पूरा निगल लिया। सच कहूं तो पंख और हड्डियों के साथ पूरा शिकार निगलने की आदत अभी तक नहीं पड़ी थी। उसी समय मुझसे लगभग 1 किलोमीटर दूर 2 शिकारी कुत्ते मेरी गंध सूंघते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे 5 आदमी बंदूकें और लोहे के भाले लिए चले आ रहे थे। मेरी खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। सरकार ने मुझे पकड़ने या मारने वाले के लिए पूरे 50 लाख नहीं बल्कि 50,000 नहीं पूरे 5 लाख युआन का इनाम घोषित कर दिया था। कुछ ही देर में वे लोग मेरे बेहद करीब पहुंच गए। सामने हथियारबंद लोग थे और साथ में शिकारी कुत्ते भी। सीधे भिड़ना आत्महत्या से कम नहीं था। मुझे उन्हें एक एक करके खत्म करना था। तभी मेरी नजर सबसे पीछे चल रहे एक लंबे आदमी पर पड़ी। वह अपने साथियों से थोड़ा दूर हो गया था। यही सही मौका था। मैं झाड़ियों से बिजली की तरह निकला, उसके हाथ पर जोरदार कांटा मारा और पल भर में फिर जंगल के अंदर गायब हो गया। पीछे से उसके साथी संभलते उससे पहले ही मेरी तरफ 2 गोलियां दाग दी गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियां मेरी मजबूत चमड़ी और सख्त शल्कों से टकराकर बेअसर रह गईं। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। यह देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने एक आदमी को घायल साथी के पास छोड़ दिया और बाकी लोग मेरे पीछे दौड़ पड़े। दोनों शिकारी कुत्ते सबसे आगे थे। मैं जानबूझकर उन्हें अपने पीछे लगाता हुआ जंगल के एक सुनसान हिस्से में ले गया। जैसे ही वे दोनों मेरे बिल्कुल करीब पहुंचे मैंने एक साथ जहरीले विष की तेज बौछार उनके चेहरों पर छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में दोनों कुत्ते दर्द से तड़पने लगे। पीछे आ रहे लोगों ने उनकी चीखें सुनी और दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों शिकारी कुत्तों की सांसें थम चुकी थीं। उनमें से एक आदमी गुस्से से दहाड़ा, चाहे इनाम मिले या न मिले, आज इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चुपचाप झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था। जैसे ही वे तीनों आगे बढ़े मैंने आखिरी चल रहे आदमी को निशाना बनाया। मैं फिर बिजली की
की तरह निकला, उसकी कलाई पर जोरदार काटा मारा और तुरंत वापस झाड़ियों में गायब हो गया। टीम का कप्तान गुस्से में मेरी तरफ लगातार गोलियां चलाने लगा, फिर हाथ में भाला लेकर मेरे पीछे जंगल में घुसने ही वाला था कि आगे चल रहे मजबूत आदमी ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? वह सांप साधारण नहीं है, उसके अंदर साफ साफ बुद्धि है। वह जानबूझकर हमें अलग अलग करके खत्म कर रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से अचानक कई गोलियों की आवाज गूंज उठी। कप्तान का चेहरा एकदम बदल गया, बुरा हो गया। चौथे वाले लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। 5 लोगों की टीम में अब तक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। पहली बार कप्तान के मन में पीछे हटने का विचार आया, अगर यही चलता रहा तो शायद आज कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। उधर मैं अंधेरे में छिपकर उन दोनों घायलों को देख रहा था। वे अपने बैग से दवा, पट्टियां और एंटीसेप्टिक निकालकर घाव बांध रहे थे। तभी कप्तान का छोटा भाई गुस्से में अकेला मेरी तलाश में आगे निकल आया। मैं झाड़ियों में पूरी तरह छिपा हुआ था। तभी मेरी नजर कुछ दूरी पर एक लाल रंग के चमकते हुए फल पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मेरी हर इंद्रिय मानो चीख चीख कर कह रही थी कि यह कोई साधारण फल नहीं है। मैं बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ लपका और एक ही झटके में उसे मुंह में दबा लिया। लेकिन उसी समय टीम के कप्तान के छोटे भाई ने मुझे देख लिया। मुझे फल मुंह में दबाए भागता देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेरी तरफ बंदूक तानकर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस बार मैं पूरी तरह बच नहीं पाया। एक गोली मेरी पीठ को चीरती हुई निकल गई। तेज दर्द से मेरा पूरा शरीर कांप उठा और कई मजबूत शल्क टूटकर नीचे गिर पड़े। लेकिन उस वक्त दर्द सहने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने दांत भींच लिए और मुंह में दबाए उस रहस्यमयी रक्त आध्यात्मिक फल को कसकर पकड़े पूरी ताकत से भागता रहा। काफी देर तक जान बचाकर भागने के बाद आखिरकार मैं एक विशाल झील के किनारे पहुंचा। तभी मेरी नजर पानी में तैरते हुए एक बांस के बेड़े पर पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत उस बेड़े पर चढ़कर खुद को छिपा लिया। लगातार बहते खून और गहरे घावों की वजह से मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। पता ही नहीं चला कि कब मेरे मुंह में दबा रक्त आध्यात्मिक फल अनजाने में मेरे पेट के अंदर चला गया। फल शरीर में पहुंचते ही उसके भीतर छिपी विशाल ऊर्जा सक्रिय हो गई, लेकिन सिस्टम ने उस सारी शक्ति को फिलहाल सील कर दिया और मेरे शरीर के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। कुछ समय बाद एक मछली पकड़ने वाली नाव धीरे धीरे उस बेड़े के पास आकर रुकी। नाव पर करीब 10-12 साल की एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही उत्साह से आवाज लगाई, पिताजी, दादाजी, जल्दी देखिए, हमारे बेड़े पर एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए, लेकिन लड़की ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, डरिए मत, ये घायल है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मेरा मन कहता है कि यह बुरा सांप नहीं है। लड़की की बात सुनकर पिता और दादा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह बच्ची बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसे जानवरों से अजीब सा लगाव था, चाहे जहरीला सांप हो, मकड़ी, बिच्छू या कनखजूरा। उसके पास आते ही सब असामान्य रूप से शांत हो जाते थे। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, पक्का यह कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, एक बेहद जहरीला सांप है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? छोटी लड़की ने बिना डरे सिर हिलाया, हाँ, मुझे अपनी भावना पर भरोसा है, हमें इसे बचाना चाहिए। दादा ने भी तुरंत हामी भर दी, ठीक है, इस बार हम इसकी बात मान लेते हैं। उस समय मैं गहरी बेहोशी में था, शरीर बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मेरी चेतना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आसपास क्या हो रहा है मैं सब महसूस कर पा रहा था, बस चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उस हालत में मैं किसी कटे हुए पेड़ की तरह बेबस पड़ा था। लेकिन जब मैंने उस छोटी लड़की को मेरी जान बचाने की जिद करते सुना तो मेरे मन में पहली बार इंसानों के लिए कृतज्ञता जागी। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार भगवान ने मुझे सचमुच अच्छे इंसानों से मिलवा दिया। दादा मेरे शरीर के पास आए, हाथ में पकड़ी लकड़ी से मुझे हल्के से छूकर देखा। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तब उन्हें यकीन हो गया कि मैं सचमुच बेहोश हूँ। उन्होंने मेरे घावों को ध्यान से देखा और बोले, ये जख्म साफ बताते हैं कि इस पर शिकारी बंदूक से हमला हुआ है। घाव बहुत गहरे नहीं है, लेकिन काफी बड़े हैं। ऊपर से देर तक पानी में रहने की वजह से इनमें संक्रमण भी होने लगा है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान बचाना मुश्किल होगा। पिता ने बेबसी से कहा, लेकिन नाव में तो कोई दवा नहीं है, अगर इसे बचाना है तो पहले घर ले जाना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन एहसान से भर गया। काश मैं उस समय बोल पाता। आखिरकार वे लोग मुझे अपने घर ले गए। पूरे परिवार ने मिलकर मेरे घाव साफ किए, पट्टियां बांधी और मेरी देखभाल शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर का मोटा ताजा मुर्गा भी मुझे खाने के लिए दे दिया ताकि मैं जल्दी ठीक हो सकूं। कई दिनों की देखभाल के बाद मेरे सारे घाव भर गए, लेकिन तभी मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। वह छोटी लड़की सचमुच मेरे मन की बातें सुन सकती थी। एक दिन वह मुस्कुराकर बोली, नमस्ते, मेरा नाम शियाओ युए है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अवाक रह गया। फिर मैंने मन ही मन जवाब दिया, मेरा नाम चेन फेंग है। लेकिन तुम मेरी बात कैसे सुन पा रही हो? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं बचपन से ही जानवरों से बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह इतना समझदार जीव मुझे पहली बार मिला है। तब मुझे समझ आया कि उसके पास जन्म से ही एक अनोखी शक्ति थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जिन जानवरों से वह कई बार कर भी है बात करती थी, उनमें इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि वे जवाब दे सकें। इसके बाद कई दिनों तक शियाओ युए रोज मेरे लिए खाना लेकर आती रही। हर बार हम घंटों बातें करते। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन यह सब देखकर उसके पिता के मन में शक पैदा होने लगा। पिछले कुछ दिनों से मेरा और शियाओ युए का रोज मिलना जुलना उसके पिता आक्यांग की चिंता का कारण बन गया था। आखिर मैं एक जंगली जानवर था, अगर कभी मेरा नियंत्रण टूट गया तो मुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए एक दिन आक्यांग ने अपने पिता से कहा कि अब मुझे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसी दिन एक जंगली सुअर ने उनके पूरे खेत को उजाड़ दिया। महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सरकारी नियमों की वजह से गांव वाले उस जंगली सुअर का शिकार भी नहीं कर सकते थे। पूरा परिवार बेबस होकर सिर्फ बर्बादी देखता रह गया। तभी मैंने मानसिक रूप से शियाओ युए से कहा, शियाओ युए, उनसे कहो उस जंगली सुअर का काम मैं तमाम कर दूंगा। उसने हैरानी से पूछा, भाई चेनफेंग, क्या तुम सच में उस सुअर को हरा सकते हो? मैंने आत्मविश्वास के साथ हामी भर दी। शियाओ युए तुरंत भागकर अपने पिता और दादा को सारी बात बता दी। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। इस
परिवार ने मेरी जान बचाई थी, मेरे घाव भरे थे और मुझे खाना खिलाया था। अब उनका एहसान चुकाने का समय आ गया था। अगर वह सुअर किसी बड़े स्तर का दानव नहीं हुआ तो उसे मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। आक्यांग ने हाथ जोड़कर कहा, छोटे देवता, आपको कष्ट देना पड़ रहा है। अगर आप उस जंगली सुअर से हमें छुटकारा दिला दें तो हमारा पूरा परिवार जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। अगली सुबह मैं शियाओ युए से विदा लेकर अपनी दिव्य दृष्टि चालू करते हुए पहाड़ की तलहटी की ओर बढ़ गया। काफी देर तक खोजने के बाद भी उस जंगली सुअर का कोई निशान नहीं मिला। आखिर मैंने फैसला किया कि खेत के पास ही घात लगाकर बैठता हूँ, क्योंकि इस मौसम में जंगल में खाने की कमी थी। ऐसे में यह सब्जियों का खेत उस सुअर के लिए किसी दावत से कम नहीं था। दोपहर होते होते अचानक मेरी दिव्य दृष्टि में दूर पहाड़ की तरफ 10 इंसान दिखाई दिए। उनमें से 2 चेहरे मुझे तुरंत पहचान में आ गए, वही लोग जिनसे पहले मेरी भिड़ंत हो चुकी थी। मैं मन ही मन हंसा। कमाल है, पिछली बार मौत के मुंह से बचकर निकल गए थे, फिर भी वापस आ गए। रक्त आध्यात्मिक फल निगलने के बाद मेरी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। घाव भरने के दौरान मैंने चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाकर जंगली जीवों के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दी थी। इस बार मैं उनमें से किसी को भी जिंदा वापस नहीं है जाने देने वाला था। उधर सांप पकड़ने वाली टीम आपस में बातें कर रही थी। तभी बूढ़े झाऊ की नजर मुझ पर पड़ी और वह घबराकर चिल्लाया, रुको, कुछ गड़बड़ है। वह सांप इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं यह उसी सांप के माँ बाप तो नहीं? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं बिजली की तरह झाड़ियों से निकला और सीधे चेहरे पर निशान वाले लाओ लियू पर टूट पड़ा। मैंने उसकी गर्दन में अपने दांत गड्ढा दिए और भरपूर जहर उसके शरीर में उतार दिया। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर ढीला पड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक जवान शिकारी बंदूक उठाकर मेरी तरफ निशाना साधने लगा, लेकिन झाओ ने उसे तुरंत रोक लिया। पागल हो गए हो? लाओ लियू बीच में है, गोली चलाओगे तो वही मारा जाएगा। तभी पीछे से शिकारी कुत्ते मेरी तरफ झपटे। मैंने मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी, बस अपनी पूंछ का एक जोरदार वार किया और उनमें से एक वहीं ढेर हो गया। यह दृश्य देखकर बाकी लोग भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वजह साफ थी, मुझे जिंदा पकड़ने पर उन्हें 10 लाख युआन का इनाम मिलने वाला था, जबकि मरा हुआ पकड़ने पर सिर्फ 3 लाख। मैंने लाओ लियू की लाश को मुंह से छोड़ दिया और बाकी लोगों की तरफ देखकर जोरदार फुफकार मारी। मेरी भयानक गर्जना और दबदबे से सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कई लोग वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। किसी ने अपने कान पकड़ लिए तो किसी की नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज उठी। अब पूरा मैदान मेरे कब्जे में था। मैंने मन ही मन कहा, घास उखाड़नी हो तो जड़ समेत उखाड़ो, इस बार तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उनके चक्कर खाकर गिरते ही मैंने जहरीले विष की एक घनी बौछार छोड़ दी। देखते ही देखते चीखें एक करके शांत हो गईं। अब मेरा जहर पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका रहे हैं था। सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही उसने सबकी जान ले ली। फिर भी तसल्ली के लिए मैं हर एक के पास गया और उनकी गर्दन में दोबारा दांत गढ़ाकर और जहर भर दिया। अब तो कोई बचने से रहा। इसके बाद मैंने उनके बैग फाड़ दिए और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट कर दिए ताकि कोई सबूत न बचे। वहीं पड़ी 10 बंदूकें मैं अपने साथ उठा लाया। मैंने सोचा, अब जंगल में खतरनाक जानवर लगातार बढ़ रहे हैं, ये बंदूकें आक्यांग के परिवार के काम आएंगी। 5 शिकारी कुत्तों की लाशें भी मैंने बेकार नहीं जाने दी। उन्हें निगलते ही मुझे 400 ऊर्जा अंक मिल गए। अब समय आ गया। अब कुछ जंगल में खतरनाक जानवर लगातार बढ़ रहे हैं था उस जंगली सुअर से हिसाब चुकता करने का। मैं फिर से खेत के पास जाकर छिप गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। सूरज डूबने ही वाला था कि तभी वह जंगली सुअर आखिरकार दिखाई दे गया। उसी समय मेरी दिव्य दृष्टि में लगभग 2 किलोमीटर दूर एक नीला बिंदु चमका। मैंने तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित किया और अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। मेरे सामने एक विशालकाय जंगली सुअर दिखाई दिया। उसका शरीर किसी छोटी पहाड़ी जैसा था। हर कदम पर जमीन कांप रही थी और गहरे पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह भी मेरी तरह जंगली जीवों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है? सामने की घनी झाड़ियां उसके लिए जैसे थी ही नहीं, वह सीधे खेत की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी मुझे समझ आ गया कि इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मैं चुपचाप पेड़ की मोटी डाल पर लिपट गया और उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। पहले उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना जरूरी था, तभी उसे मारने की सबसे सही योजना बन सकती थी। उधर जंगली सुअर बिल्कुल बेफिक्र होकर जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा